नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे कक्षा के विज्ञान अध्याय 12 की, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 से लेकर 11 तक की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 6 क्लास के और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो इसमें हम विद्युत से रिलेटेड संबंधित चीज़ों को कुछ जानेंगे, जैसे कि विद्युत कहाँ इस्तेमाल होता है, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, होता क्या है। तो आइए पढ़ लेते हैं। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स हैं जो कि आपने डेली लाइफ में देखे हैं, अपने घर में देखी होगी आपने। जो टंकी होती है उसमें पानी चढ़ाने के लिए जिस मोटर का इस्तेमाल करते हैं वो विद्युत से चलती है। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिसके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, इनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आपको ऐसे और भी कार्य के बारे में बताना है जो विद्युत से किए जाते हैं, जैसे कि पंखा जो है वो विद्युत से चलता है, टीवी विद्युत से चलती है। तो ऐसी और भी चीज़ों के एग्जाम्पल्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो जैसा कि आपने टॉर्च नॉर्मली देखा ही होगा कि उससे हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में लाइट नहीं होती या फिर लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं, टॉर्च जलाकर हम प्रकाश लाते हैं। तो उसको विद्युत कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सेल के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है टॉर्च में, घड़ी में और ऐसी बहुत सी जगह पे सेल्स लगते हैं, ठीक है। तो उन सेल की बात कर लेते हैं। टॉपिक 12.1 विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है, जैसे कि 12.1 में दिखाया गया। देखिए आपने ये सेल जरूर देखा होगा। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक चिन्ह देखा है, जैसे प्लस का चिन्ह और नीचे क्या होता है, एक माइनस का चिन्ह तथा एक धन तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो ये सेल होता है ये विद्युत कैसे उत्पन्न करता है? इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होता है उससे क्या करता है, ये विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है, तब हम कहते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो गया है। एक चेतावनी है, इसको पढ़ लेते हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्र तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। देखिए जैसे ये हड्डी है और यहाँ पे हड्डी का क्रॉस बना हुआ है, इससे क्या दर्शाता है, ये खतरा यानी डेंजर का साइन होता है। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह जनित्र यानी पोर्टेबल जनरेटर जो होता है द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतना ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए।
तो इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, विद्युत का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उससे मृत्यु भी हो सकती है। और अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो उसे सेल के ही इस्तेमाल से करें। यहाँ पे देखिए बल्ब का एक चित्र है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा है टॉर्च में या फिर घड़ी में या फिर किसी भी चीज़ में जब सेल खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वो सेल निकाल देते हैं और दूसरा सेल लगा देते हैं। टॉर्च के बल्ब में एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है, जैसा कि चित्र 12.2 में दिखाया गया। ये देखिए, ये फिगर है इसका। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है। क्रियाकलाप 1, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? चित्र 12.2 बी, ये देखिए, ये बी वाला पार्ट, ये जो बीच में तंतु बना होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र 12.2 बी में दर्शाया गया, जैसे कि अभी हमने चित्र देखा। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि चित्र 12.2 बी में देखा। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए। घरों में उपयोग होने वाली विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल होते हैं, तो इसमें भी चेतावनी लिखी, इसे पढ़ लेते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तार को स्विच तथा बल्ब की जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। टॉपिक 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप 2, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। ये तार को छीलने के लिए कह रहे हैं। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4, ये देखिए 12.3 है, में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। और यह है 12.4। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप, बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली टेप जो होती है ब्लैक कलर की, उसकी बात कर रहे हैं, और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 12.5 ए से 12.5 एफ में दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे 12 ए से लेके 12 तक ये सारे दिखाए गए हैं। इन सबको इस प्रकार जोड़ना है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। तो ये आपको सारी कंडीशन ट्राई करनी है और बताना है कि किस कंडीशन में बल्ब जल रहा है और किस में नहीं जल रहा है। तो आप देख सकते हैं कंडीशन ए और कंडीशन एफ में बल्ब जल रहा है, बाकी किसी में बल्ब नहीं जल रहा है, क्योंकि बाकी सबके टर्मिनल जो है पूरी तरीके से सही से कनेक्टेड नहीं है। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरे व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है, जिस व्यवस्था में बल्ब दीप्त हो रहा है उसके कनेक्शंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, और जिसमें नहीं हो रहा है उसके कनेक्शंस ठीक नहीं है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? चित्र 12.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए।
अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? टॉपिक 12.3 विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5a तथा चित्र 12.5f की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। इसको क्या कहते हैं? हम एक विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत सेलों के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण परिपथ को दर्शाता है। विद्युत केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत द्वारा की गई विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या करते हैं, कनेक्शन सही रहते हैं फिर भी नहीं जलता है क्योंकि वो बल्ब फ्यूज हो चुका होता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? तो जब आपने कभी नोटिस किया होगा, जब हमारा बल्ब क्या होता है फ्यूज रहता है तो उसका जो तंतु होता है वो टूटा हुआ होता है। ये येलो वाले बल्ब में आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा, उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है और परिपथ जब टूट जाएगा तो उसमें प्रॉपर करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र 12.5b, c, d, e में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं था? क्योंकि उनके कनेक्शंस ठीक नहीं थे या फिर बल्ब फ्यूज था। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। क्या आप एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? क्रियाकलाप 3 एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण को हटाइए, जैसा कि चित्र 12.7 में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जब भी हम कोई कनेक्शन करते हैं तो तार को थोड़ा छीलना पड़ता है, वही बताया गया तार के आवरण को हटाना। आवरण यानी उसके ऊपर की परत को बोलते हैं। अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। देखिए यहाँ पे लपेट के दिखाया गया है। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है क्योंकि हमें बार बार इसका क्या करना पड़ेगा, उसे लगाना पड़ेगा फिर हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्विच का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4 आप 2 ड्रॉपिंग पिन अथवा सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार अथवा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए
इसे क्या करेंगे, जब भी हम इससे पिन चिपकाएंगे तो क्या होगा, ये जो परिपथ है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और जिससे कि करंट आसानी से फ्लो हो पाएगा। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी, ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श करे। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल, बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिन के बीच के रिक्त स्थान को भरता है, जिससे कि वो सर्किट कंप्लीट होता है। इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। तभी क्या होगा, जब परिपथ पूरा हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, स्विच ऑन। क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तमान होता है, यानी जलने लगता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तमान नहीं होता है, क्योंकि वो सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दिशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दिखाई है। इसमें देखिए ये ऑफ कंडीशन में। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। टॉपिक 12.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.5a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस अवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, स्लाइमस, इनकी सुई, थर्मोकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी स्पर्श करें। चित्र 12.12 बी, यहाँ पे देखिए बी में। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? सारणी 12.1 के अनुसार अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षण को अंकित कीजिए। देखिए जैसा कि यहाँ पे एक सारणी बनाई है, चाबी, रबड़, स्केल, माचिस की तिल्ली, कांच की चूड़ी, लोहे की कील। इन सबको जब आप लगाओगे तो आपको बताना है कि बल्ब दीप्तमान होता है या नहीं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास चालक है, यानी जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से अगर करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब दीप्तमान होगा, अगर नहीं होती है तो नहीं होगा। चाबी क्या है, जो मेटल से बनता है, यानी कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी बल्ब दीप्तमान होगा। रबड़ क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक है, तो इससे दीप्तमान नहीं होगा। स्केल से भी नहीं होगा क्योंकि वो प्लास्टिक है। माचिस की तिल्ली, कांच की चूड़ी, लोहे की कील, इसी प्रकार से आपको इनके भी आंसर देने हैं। आप क्या पाते हैं?
परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, और जो नहीं होने देते उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। तो सिंपल सी बात है, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देंगे वो विद्युत चालक हैं, और जो नहीं होने देंगे वो विद्युत रोधक हैं। विद्युत चालक, विद्युत रोधक, इनके नाम लिखने यहाँ पे। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन कौन से विद्युत रोधक हैं? तो चाबी जो होगी वो चालक होगी, रबड़ विद्युत रोधक होगा, स्केल विद्युत रोधक होगा, माचिस की तीली विद्युत रोधक होगी, कांच की चूड़ी भी विद्युत रोधक होगी, और लोहे की कील ये क्या होगी? विद्युत चालक होगी। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक हैं? तो बता दिया। अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 12.9। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए थे? परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के लिए अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये विद्युत रोधक होते हैं, वरना हमें क्या होगा? करंट लग जाएगा। चेतावनी पढ़ लेते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। अर्थात इसका मतलब ये है कि हम विद्युत से जुड़े जो भी कार्य करते हैं हमें सावधानी से करना चाहिए, वरना हमारा शरीर जो है विद्युत का सुचालक होता है और हमें करंट लग सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।